हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, आज है 26/12/2021, ठीक है। और आप सभी का आज एग्ज़ाम था। जो भी बिहार दरोगा के कैंडिडेट उनका आज पीटी का एग्ज़ाम था। सभी एग्ज़ाम दे के आ चुके हो। और क्वेश्चंस का मैं जहाँ तक बात करूँ, अभी हम लोग करेंगे, सारा बात हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो आपका दोनों शिफ्ट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों ओवर हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ। सेकेंड, देखो मैं कभी भी वैसा कोई काम नहीं करता हूँ जो आधा अधूरा हो। जैसे 10 क्वेश्चन ले आया, पूरा एनालिसिस है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, सॉरी डिटेल्स के साथ है, ये है वो है। तो आप सभी को पसंद भी वही है, पर क्या करूँ, मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ। जब तक मेरे पास कोई भी चीज़ का डिटेल नहीं हो, मैं ना तो इन्फॉर्मेशन वो आपके पास लेके आता हूँ, ना ही क्वेश्चंस लेके आता हूँ। चलो, तो फर्स्ट शिफ्ट का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी, ठीक है। 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो लगभग सारे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे तक नहीं पहुंच पाए, वो अगर आप सभी को पता है तो आप सभी कमेंट में मुझे दे देना, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस मैं करूँगा, उसमें मैं उन सभी क्वेश्चंस को डाल दूंगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हो पाई, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए, क्वेश्चंस इजी नहीं था। अभी क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। जो रेशियो रहता है 30, 40, उसके बाद 30, ये रेशियो मैं एग्ज़ाम का हमेशा बोलता हूँ, कोई भी एक अच्छे एग्ज़ाम का ये रेशियो रहता है। 30 बहुत ईजी क्वेश्चन, 40 मॉडरेट क्वेश्चन और 30 मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही था, 30 ऐसा क्वेश्चन था जो हर कोई बना लोगे, 40 क्वेश्चन जो है वह मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर जा रहा था, और 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेट से ऊपर वाले पैमाने पर और डिफिकल्ट के पैमाने पर होगा, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हो, या 10 क्वेश्चन ऐसा होगा, रेस्ट कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, भले ही वो डिफिकल्ट क्यों ना हो। और जहाँ तक अपने सेट्स का बात है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हूबहू क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, वो तो अभी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, वहाँ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस हम लोग अभी करने वाले हैं और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सोलर सेल में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो आसान सा एक क्वेश्चन था, सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल जो होता है उसमें किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा, और ये जो तत्व है वो है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हो सकता है आपको ऑप्शंस के हिसाब से डील करना पड़े, कभी अगर आ जाए तो। जहाँ तक आपके इस एग्जाम का बात है, यहाँ पे आंसर आपका सिलिकॉन सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब सम्मिलित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एशियाई खेल आपसे पूछा जाता है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई। आप सभी जानते हो 1951 में इसकी शुरुआत हुई एशियन गेम्स की, और पहला जो गेम है वो दिल्ली में ही हुआ था। लेकिन पूछा गया है कि बैडमिंटन को पहली बार कब इसमें शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1962 में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, और ये जो हुआ था वो हुआ था जकार्ता में, ठीक है। कहाँ हुआ था? जकार्ता में ये गेम आयोजित हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके सिफारिश पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अब ये क्वेश्चन आपके सेट से था, जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे, तो आपके सेट से ये क्वेश्चन था, किसके सिफारिश पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन जो आपके सेट में आया होगा वो ये होगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना जो संघीय न्यायालय जो अस्तित्व में आया वह कब आया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, और मैंने बोला था कि एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि बन गया। तो ये हो जाएगा आपका 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ये फोर्स में कब आया, या इन्फोर्स्ड कब किया गया, या कब ये अस्तित्व में आया, तो आंसर होता 1937। ये भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर 1935 के एक्ट के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्या है, C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक किसने विकसित किया है। तो करंट अफेयर से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये विकसित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी हाल के द्वारा। तो आप सभी मैच करते जाना, आपका कौन सा आंसर सही हुआ है, कौन सा आंसर गलत हुआ है, तो आप अपना स्कोर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कुल परमवीर चक्र से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 21 ऐसे लोग हुए हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा हुआ है,
और ये कितने लोगों को मिला ये मैंने डिटेल में बताया था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये क्वेश्चन था आपका सेट में जो आया था। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ वही मत पढ़ो, आप लोग इसी के पीछे भागते हो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, और भटकते रहते हो पूरे यूट्यूब पे। उससे सिलेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ आपके ये दिखावे के लिए है कि 10 मिनट में 1000 क्वेश्चन आप कर लोगे, उससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा डिटेल भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मैं जो इतना वक्त लेता हूं आपको वही डिटेल बताने के लिए, वहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो ये परमवीर चक्र से जो आपका क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि वार फील्ड में, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार, ठीक है, शांत वातावरण यानी पीस टाइम पुरस्कार उसको बोलते हैं, उसमें होता है आपका अशोक चक्र। और अगर वार टाइम सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए भारत में तो वो है परमवीर चक्र। ये क्वेश्चन आपका आया था और मैंने वहां पे आपको बताया था कि अभी तक 21 लोगों को दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई ये भी मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत हुई है 1950 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1950 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले ये पुरस्कार दिया कब गया था, तो सबसे पहले ये 1947 में ही दिया गया था। लेकिन इसकी ऑफिशियली जो शुरुआत हुई वो 1950 में हुई थी। मेजर सोमनाथन को 1947 में दिया गया था ये पुरस्कार परमवीर चक्र। और सबसे जो आखिरी परमवीर चक्र मिला है वो मिला है 99, आपका जो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी के बाद ये पुरस्कार दिया गया था 1999 में। उसके बाद से लेकर अभी तक परमवीर चक्र किसी को नहीं मिला है। अब इतने सारे चीजें हैं, अब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आप अदर एग्जाम जो भी देने जाओगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, अगर एक बार आपका गलती हो जाता है एग्जाम में तो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो खेल रत्न पुरस्कार जो है वह खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? हूबहू ये क्वेश्चन आपके सेट से उठ के आया है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था कि इनका ट्रस्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या है उनका नाम? उनका नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनका एक ट्रस्ट है तरुण भारत संघ। क्या नाम है उस ट्रस्ट का? तरुण भारत संघ, ठीक है। तो तरुण भारत संघ इस ट्रस्ट के ये मालिक है राजेंद्र सिंह। अब ये क्वेश्चन आपके हूबहू सेट से उठ के आया है, तो आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निसार प्रोजेक्ट इसरो ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ये भी आपके सेट से क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निसार प्रोजेक्ट इसरो ने किसके साथ मिलकर बनाया था? किसके साथ? नासा के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट इसरो ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, और ये अभी हाल ही में चर्चे में भी था। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। आपको ज्यादा फालतू के क्वेश्चंस नहीं थे, जो आपसे पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ इजी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन आइलैंड, ठीक है। और अभी ये आपका चर्चे में भी था, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन ये बनना लाजमी था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राजधानी, जो शिवाजी के समय में राजधानी था, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कहा था? रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ शिवाजी का राजधानी हुआ। तो आसान सा क्वेश्चन है। आपसे शिवाजी का डेट ऑफ बर्थ भी पूछा सकता था, आपको शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ वो भी आपसे पूछा सकता था। राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? रायगढ़ में ही हुआ था, और वही उनकी राजधानी थी। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो जल्दी इसे आप सभी मुझे कमेंट में बताओ, इनका जन्म दिवस क्या है। अगला क्वेश्चन है आम्रवर्षा का संबंध किस राज्य से है? तो आम्रवर्षा का संबंध किस राज्य से? आम्रवर्षा का संबंध आपके ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल ऑप्शन में होगा तो वेस्ट बंगाल होना चाहिए। बिहार और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में आम्रवर्षा कहा जाता है। देखो ये आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपके साउथ तक जो ये विंड है, ठीक है, जो ये वर्षा कराती है, ये साउथ तक जाती है। तो क्या नाम था वहां पे, क्या कौन कौन सा स्टेट था, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर जहां तक मुझे पता चल पाया क्वेश्चन में आम्रवर्षा था, ठीक है। तो अगर वेस्ट बंगाल आंसर था तो ये होना चाहिए आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ये भी आपके करेंट से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में आपका सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क है उसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय, आसान सा क्वेश्चन है, कौन था? ये था लिन लिथगो, ये था भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। डेट याद रखना, 8 अगस्त को याद रखना, इसी कारण से इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किन चीजों से है। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सारा ऑप्शंस तो मुझे पता नहीं चल पाया, इसमें हो सकता है आपका बहुत सारी चीजें हो, उन ऑप्शंस में से आपको कुछ निकालना पड़ता, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन आप समझ लो इसमें क्या क्या था। इसमें कृषि का डेवलपमेंट था, रोजगार डेवलपमेंट था, ठीक है, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना था, ठीक है, और आपका मुद्रास्फीति को कम करना था, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वहाँ से आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा था? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से था। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन से संबंधित कमेटी। तो आप जानते हो राज्य पुनर्गठन से संबंधित कमेटी कौन सा था? ये था अली फजल का कमेटी। और इसका गठन कब हुआ था? या राज्य पुनर्गठन की शुरुआत कब हुई? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन था, क्या होगा? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा जो है वो दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी मैंने आपको बहुत और पढ़ा है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब आपके ऑप्शन में हो सकता है 2 या 3 दिए होंगे, ठीक है, कौन कौन सा राज्य है आपको वहां से चुनना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कुल 8 राज्य जहां से ये गुजरती है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया हुआ है, मित्र पे गमछा झार, वहां से आप इसको इजिली याद रख सकते हो। एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा है। वो है गुजरात, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, और कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बाद आपका हो गया एमपी, ठीक है, एमपी, झारखंड, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये सारे राज्य हैं जहां से 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अशोक चक्र सम्मान की शुरुआत कब हुई? अशोक चक्र सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1952 में, ठीक है। और मैंने बताया शांतिकालीन जो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, वो है अशोक सम्मान। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है पेले का संबंध किस खेल से है? पुराना क्वेश्चन है। पेले का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है पुरुष के डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, शायद आप नहीं जानते होंगे। जो पुरुष का डिस्कस थ्रो का वजन है वो है 2 kg का, ठीक है। और वहीं पे अगर फीमेल पूछा जाता, ठीक है, मेल पूछा गया तो आपसे कभी फीमेल भी पूछा जाएगा। फीमेल का कितना होता है? 1 kg का। ये डिस्कस थ्रो का वजन है। अगला क्वेश्चन है नादिर उल अस्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नादिर उल अस्र की उपाधि किस जहांगीर दरबार के पेंटर को मिला था? तो नादिर उल अस्र जो है यह मंसूर को मिला था। किसको मिला था? मंसूर को। बहुत ही फेमस पेंटर है मंसूर जो था। यह आपका ये भी पूछा जाता है, यह किस चित्र के लिए फेमस था? तो पक्षी के चित्रों के लिए ये फेमस था, ठीक है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और इसको नादिर उल अस्र का उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चेन मैंग का संबंध किस खेल से? ये चाइना के खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। किस चीज के? टेबल टेनिस के, ठीक है। और अभी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे ये है। अगला क्वेश्चन है अरुणोदय योजना किस से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रामसर स्थल का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, पिछले 2 साल से ये बहुत ही चर्चे में रहा है। रामसर साइट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये किससे है? ये वेटलैंड से संबंधित है, या आर्द्र भूमि से संबंधित है, या दलदली क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सोलर आधारित टेक्सटाइल मिल कहाँ खुला था? तो भारत में पहला सोलर आधारित टेक्सटाइल मिल ये महाराष्ट्र में खुला था, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में शायद यही होगा, राज्य का नाम होगा महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर कंपनी का नाम अगर होगा तो जय भवानी कंपनी था, जय भवानी टेक्सटाइल मिल है। वहीं पे वही टेक्सटाइल मिल है जो सबसे पहले सोलर आधारित टेक्सटाइल मिल बना है। अगला क्वेश्चन है आकार के हिसाब से भारत का पोजीशन क्या है? ये तो 7th है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। 33वां ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो अभी इस बार जो आयोजित हुआ वो 32वां था। 33वां कहाँ होने वाला है? ये पेरिस में आयोजित होने वाला है, पेरिस फ्रांस में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है 3-4 नाम आपको दिया होगा, शायद जहाँ तक मुझे क्वेश्चन का पता चल पाया, ठीक है। इसमें 3 या 4 नाम थे, उसमें से ये पूछे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कर लोगे। यहाँ जब तक इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक था। ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखो कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1961 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1965 में। ये 2 क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब आप ये भूल जाओगे, फिर एग्जाम में अगर हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप गलती कर दोगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो स्थापित किया गया 1961 में हुआ था, लेकिन पहला पुरस्कार जो दिया गया वो 1965 में दिया गया था। और अभी तक टोटल 62 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है एलर्जेन के कारण कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। एलर्जेन मतलब वैसे पैथोजेंस या वैसे बाहरी तत्व जो आपको एलर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। तो उनके कारण से हमारे शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो वही आपसे ये क्वेश्चन था कि एलर्जी के कारण जो आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो कौन सा एंटीबॉडी है। ये हो सकता है आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है। वो कौन सा है, वो है IgE, ठीक है। शायद इसी तरह का कोई आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये IgE है जो एंटीबॉडी का निर्माण एलर्जेन के कारण हमारे शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है स्वयं पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वयं पोर्टल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका संबंध किससे है, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ए प्रोमिस्ड लैंड, ठीक है। ए प्रोमिस्ड लैंड के जो पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड, इसका लेखक कौन है। ये पुराना पुस्तक है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया, ये बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। क्या नाम है इसका, प्रोमिस्ड लैंड। अगला क्वेश्चन है फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर इंजीनियर ये करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा। फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम ये किसका प्रोग्राम था, ये अमेजॉन का प्रोग्राम था। किसका, अमेजॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2001 के जनगणना में भारत का जनसंख्या। अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड क्वेश्चन था, 2011 का पूछा जाता तो चलता, 2001 का पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये हूबहू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है किसी एग्जाम से, ठीक है। जो 2008-9 में ये क्वेश्चन आया होगा कभी, वही उठा के डाल दिया गया। देखो एग्जाम जो बोर्ड है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड बहुत ही वाहियात तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अब 2001 का लोग याद रखेगा, 1991 का याद रखेगा, 1981 का, ये तो बेतुका चीज हुआ ना, ठीक है। खैर अब एग्जाम में आया है तो बोर्ड का तो गलती होगा नहीं, गलती तो आपका होगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 1029 मिलियन, ठीक है। ये याद रखना है, पर मैं नहीं बोलूंगा याद रखने के लिए, क्योंकि ये बेतुका चीज है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दाई दीदी क्लिनिक किस राज्य में शुरू हुआ है। करंट अफेयर्स में ये भी आपने पढ़ा होगा। दाई दीदी क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ स्टार्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है सप्त क्रांति का संबंध किससे है। सप्त क्रांति, इससे संबंधित शख्स आपसे पूछा गया था, कौन इससे संबंधित शख्स हैं, कौन है, राम मनोहर लोहिया। कौन इससे संबंधित है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। सप्त क्रांति जो टर्म है इन्होंने कॉइन किया और इससे संबंधित यही है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो टाइप है वह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह के साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं 70S। वहीं पे साइटोप्लाज्म का अगर बात करोगे तो साइटोप्लाज्म में 80S क्रोमोसोम पाया जाता था। तो इस तरह के जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा है, नामदफा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है चाय में अग्रणी राज्य। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो, असम चाय में अग्रणी है। कॉपी पूछा जाता तो कर्नाटक होता। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम क्या है, यह है अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। अपूर्वी चंदेला बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और चर्चे में रही हैं। यह किससे संबंधित है, ये शूटिंग से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला। अगला क्वेश्चन है गंधार शैली किसका मिश्रण है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, किसका, इंडो ग्रीक, ठीक है। ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा, इंडो ग्रीक।
अब ये सब क्वेश्चन को तो मैं शामिल भी नहीं करता कि ये आपने सेट में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई जानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। अगला क्वेश्चन है गंगई कोंडपुरम या गंगई कोंड चोलपुरम, इस तरह का कोई भी टर्म आए वह किससे संबंधित है? तो वह राजेंद्र से संबंधित है। किससे? राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन होगा चोल वंश का, ये राजेंद्र चोल वंश का राजा है राजेंद्र प्रथम, इन्हीं से गंगई कोंडपुरम या गंगई कोंड चोलपुरम जो भी रहे आपका संबंधित है। और गंगई कोंडम ऐसा करके अगर कोई टाइटल पूछे किसका है तो वो भी राजेंद्र प्रथम का ही है। अगला क्वेश्चन है जिरकॉन नामक मिसाइल किसका है? जिरकॉन नामक एक मिसाइल लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है? प्रथम अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। और प्रथम अफीम युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल या समयकाल कब था प्रथम अफीम युद्ध का? ये था 1839 से 42 के बीच में लड़ा गया था। और नानकीन के संधि से, कौन सा संधि है? नानकीन के संधि से। ठीक है, नानकीन ट्रीटी से ये खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है इडली कैसे पकता है? आप सभी जानते हो ये स्टीमिंग करने से पकता है या स्टीम से पकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में ये होगा स्टीम से। ठीक है, इडली आपने सबने देखा हुआ है कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष को किसने परिभाषित किया था? वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल, ठीक है, इसको कार्ल मार्क्स इसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स किसके लिए जाने जाते हैं? क्लास स्ट्रगल के लिए। क्लास स्ट्रगल का जो परिभाषा है वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी शायद ये मैंने बता दिया है आपको, पहले भी ये शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो था यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है सोनार का पूरा नाम और पूरा का पूरा नाम। ये दो क्वेश्चन आया था। तो सोनार तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये इजी सा है, ऐसा नहीं कि बोल सकते हो कि आप फुल फॉर्म पूछा तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या है इसका? साउंड नेविगेशन। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है सोनार का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पूरा का पूर्ण रूप। तो पूरा का पूर्ण रूप, पूरा आप जानते हो ये पूछा जाता है किसके समय में लाया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम जब थे उन्होंने लाया था। शायद ये इसका पायलट प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए 2004 में चालू हुआ था, और शायद ये प्रोग्राम जो है 2006 में लाया गया था। एक बार इसको देख लेना। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज। ठीक है, एमेनिटीज क्या था? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ये होता है पूरा का फुल फॉर्म। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है फिट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फिट मोबाइल ऐप जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? तो यह खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, युवा मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूटोपिया पुस्तक के लेखक। पुराना पुस्तक है, फेमस पुस्तक है यूटोपिया, किसने लिखा है? तो ये थॉमस, ठीक है, थॉमस मोर ने लिखा है। किसने? थॉमस मोर ने। अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और अभिजीत गुप्ता ने इसको लिखा है। किसने? अभिजीत। ठीक है, अभिजीत गुप्ता इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो दूरी मापने के लिए आपके गाड़ी में जो मीटर दिया जाता है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो ओडोमीटर ही होता है। तो दूरी हो जाएगा, दूरी से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का अंतर्जातीय विवाह के लिए योजना। अच्छा, उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था, उसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा गया था उसका नाम क्या है? सुमंगल। ठीक है, और प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा इसमें लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2.5 लाख रुपए का रकम भी दिया जाता है अंतर्जातीय विवाह करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा जातीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? अब ये क्वेश्चन हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए होंगे,
कौन सा भारत में जातीय व्यवस्था जो है, यहाँ पे अलग अलग तरह के जात जो होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो वहां से आपको देखकर आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग। अब ये लास्ट सेट जो मैंने कराया था उस सेट में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन भी होता है। तो मीना माता रोग किससे होता है? ये पारा के कारण होता है, पारा विषाक्तता या मरकरी विषाक्तता के कारण। अगला क्वेश्चन है 15वीं ES आयोजक कौन है? मतलब जो ईस्ट एशिया जो उसका सबमिट हुआ, ठीक है, ईस्ट एशियन सबमिट 15वां संस्करण जो आयोजित हुआ ये 2020 के में आयोजित हुआ था, ठीक है, 2020 में शायद ये आयोजित हुआ था, नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। तो उसका आयोजक कौन था ये आपको बताना है। कौन सा देश था इसका आयोजक? इसका आयोजक था वियतनाम। कौन सा? वियतनाम, ठीक है, वियतनाम के हनोई में ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है तेल की पतली लेयर क्यों चमकती है? तो कौन सा वो प्रॉपर्टी है, कौन सा वो कारण है जिसके कारण से होता है? तो इंटरफेरेंस इसका कारण होता है, हिंदी में इसको शायद व्यतिकरण बोलते हैं ना, व्यतिकरण, ठीक है। अब स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है कुछ गलत हो तो देख लेना, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस इसका प्रॉपर्टी है। तो अगर आपने वो टिक किया तो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब सम्मिलित किया गया? तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन, ये शायद मैंने करवा दिया है, ये कब किया गया था? 1962 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वाड में कौन कौन सा देश है? क्वाड ये एक बहुत चर्चित एक आप बोल सकते हो गुट जो 2020 से बहुत चर्चे में चाइना के खिलाफ। इसमें से कौन कौन शामिल है? इसमें सबसे पहला इंडिया आपका, फिर है US, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप सभी जान रहे होंगे अगर करंट अफेयर से थोड़ा भी टच में रहते हो तो। अगला क्वेश्चन है फ्रीजिंग का सबसे तेज विधि कौन सा है? ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जो जमाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें अगर बहुत रेपिडली अगर हम जमाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लास्ट फ्रीजिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फ्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है कटी, जली या गीले स्थानों पर कौन सा बैक्टीरिया जन्म लेता है? अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कट लग गया है या जल गया है या वो लंबे समय से गीला है तो वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया, अगर देखो सिर्फ गीला पूछता तो वहाँ पे फंगस भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दे दिया है, कौन सा बैक्टीरिया जन्म लेता है। तो कटा हुआ हो या जला हुआ हो या ओपन आपका कोई भी घाव हो, वो खुला अगर है तो उसमें से कौन सा बैक्टीरिया जन्म लेता है? तो वो है आपका स्टेफिलोकोकस। क्या नाम है उसका? स्टेफिलो, ठीक है, फिलोकोकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस। तो आपके ऑप्शन में अगर ये होगा तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में किस विषय को समवर्ती सूची में नहीं डाला गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है आपको कि 42 में मैंने क्या बताया था। 42वें संविधान संशोधन में टोटल 5 ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। तो वहीं से ये क्वेश्चन था। तो आपके हो सकता है उसी 5 में से कोई एक ऐसा होगा जो आपको चुनना होगा, ठीक है, कि कौन सा इसमें शामिल है कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आप इसको डाल सकते हो क्या था। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन 5 थे जिसको हटाया गया था। सबसे पहला कौन सा था? पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए। शिक्षा, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा, ठीक है, उसके बाद वन, ठीक है, शिक्षा था, वन था, वन जीव था, ठीक है, वन्य जीव, वन हो गया और वन्य जीव भी हो गया, ठीक है, और पक्षी, वन्य जीव एवं पक्षी भी कर लो, ठीक है, एवं पक्षी, ठीक है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, का संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ये था। 3 आपका हो गया। और क्या था? हाँ, माप तौल वाला था, ठीक है, माप तौल, नाप या माप तौल से संबंधित जो प्रावधान है। और क्या था? हाँ, एक और था आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को छोड़कर, ठीक है, जितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, छोड़कर जो हाई कोर्ट नहीं, जो भी कोर्ट हैं, ठीक है, जो भी कोर्ट हैं उसका गठन, ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका गठन। तो ये एक पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, उसका गठन का प्रावधान जो है वह कहां डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में। तो ये 5 चीजें थी जिसको संघ सूची में राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था।
अगला क्वेश्चन है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, 4 फरवरी को। इसको बहुत सारे बच्चों ने 4 जनवरी से भी कंफ्यूज किया होगा, ठीक है, लेकिन ये 4 फरवरी है जब कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज डैश एकता, मतलब आधुनिक समाज में होता है। अब ये दुर्खिम आपका अगर आपने कभी पढ़ा होगा सोशियोलॉजी से, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी समानता होती है, तो समाज में यांत्रिक एकता होती है। कैसी? यांत्रिक। अगर आपके ऑप्शन में ये होगा, ठीक है, तो आपका सही आंसर यही होगा। अब मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या क्या था, तो समाज में यांत्रिक एकता होती है। एक्चुअली में जो दुर्खिम का जो परिभाषा है, दुर्खिम का जो सिद्धांत है, वह एकीकरण पे, समाज के एकीकरण पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। और कैसी एकता इसका कहना है? यांत्रिक एकता। जितना समाज के लोग एकजुट होंगे, यांत्रिक एकता उतना ही बढ़ेगा, ये दुर्खिम का कहना था। अगला क्वेश्चन है एंकर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो एंकर शब्द का रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस, ठीक है। रिले रेस में आप जानते हो कि मोस्टली इसमें 4 लोग होते हैं जो रेस में हिस्सा लेते हैं, तो जो आखिरी वाला है, अंत वाला जो रिले रेस में हिस्सा लेता है, उसको एंकर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो अगर एक्सपेक्टेड था ये, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं पूछता तो आप लोगों को दुख भी होता कि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। अभी जो भी आपका हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है, इसलिए नोबेल पुरस्कार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी मूर्खता है। मैं गलती भी नहीं बोलूँगा, मूर्खता बोलूँगा अगर नोबेल पुरस्कार, ग्रैंड स्लैम अगर आप ये सब पढ़ के नहीं जाते हो एग्जाम में। तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अब्दुल रज्जाक को, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में आएगा, सेकेंड शिफ्ट में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना जब मैं डिस्कस कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली होना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। एसेंशियल एमिनो एसिड टोटल 9 है, ठीक है। कई बुक में आपको 10 मिलेंगे, कई बुक में 8 मिलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर होता है वो 9 है, ठीक है। कितने एसेंशियल एमिनो एसिड है? अब बहुत लोग बोलेंगे 20 है। 20 एमिनो एसिड है, उसमें से एसेंशियल जो है वो 9 एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं। 9 या 10 आपके ऑप्शंस में जो रहेगा, ठीक है। इसमें से जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वो आपको टिक आउट करना है, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता चल पाया, जो विद्यार्थियों ने कहा कि एल से रिलेटेड कुछ नाम था, ठीक है। तो एल से रिलेटेड 2 नाम है, एक है लाइसिन, ठीक है, ठीक है, एक है लाइसिन, और दूसरा आपका एल से रिलेटेड एक और होता है, क्या होता है? ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन, ल्यूसीन। तो ये 2 है, लाइसिन या ल्यूसीन, जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे आप वहां से इसको कर पाओगे, अगर आपको याद है तो आपके ऑप्शन में क्या था। अगला क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ये अभी हाल वाला जो 25 सेट आपका लास्ट में 25 सेट हुआ है, इसमें मैंने कराया है। आयोडीन टेस्ट ये स्टार्च के लिए होता है। किसके लिए? स्टार्च के लिए। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ से संबंधित एक प्रश्न। अब किरचॉफ लॉ से क्या संबंध था ये तो मुझे डिटेल नहीं पता चल पाया, लेकिन किरचॉफ लॉ से संबंधित एक प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है लघु और मध्यम उद्योग के लिए किसने भारत को राशि प्रदान की है। यानी लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने भारत को लोन दिया है, तो इसमें आपका वर्ल्ड बैंक सही आंसर होगा। अब देख लेना ऑप्शन में क्या था। अगला क्वेश्चन है कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर वही है असम में, ठीक है। असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। कटी बिहू पूछे तो भी वही होगा, ठीक है। एक और नाम ये इस तरह का होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम होता है। जिस तरह से कटी बिहू आपसे पूछा गया, इसी तरह से एक और नाम है बिहू के आगे लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो भी असम में ही होता है। अगला क्वेश्चन है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ मंच बनाया गया। मंच नहीं, लॉन्च पैड, ठीक है, लॉन्च पैड। कौन सा क्या हो जाएगा? लॉन्च पैड। तो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो अगर तमिलनाडु है आपका आपका आंसर तो वो सही होगा, या तमिलनाडु का अगर जगह होगा तो भी सही होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के थुटुकुड़ी में, क्या जगह का नाम है? थुटुकुड़ी, ठीक है, थुटुकुड़ी में ये लॉन्च पैड बन रहा है और इसरो इसको बना रही है। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम 1974, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है ये बोरॉन छड़, ठीक है, बोरॉन छड़। तो आपके ऑप्शन में शायद बोरॉन नहीं था, वहां पे नियंत्रक छड़ ही था। तो बात तो वही है, छड़ जहां आ गया आप आंसर उसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में क्या होती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे को न तो लाभ होता है न नुकसान। अब ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने ये कभी पढ़ा भी नहीं होगा, पर क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ाया हुआ है और अब मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, देखो हूबहू क्वेश्चन उठा के छाप दिया है। अब याद करो जो मैंने बताया था, मैंने क्वेश्चन जो पढ़ाया था आपको, एक बड़ी मछली है, शार्क मछली शायद मैंने वहां पे दिया था, उसके साथ एक छोटी चूसक मछली अटैच्ड है, ठीक है। तो बताओ इसके बीच में कैसा रिलेशन है, क्या याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? अगर नहीं, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, यही करने में आप रहते हो। आपको कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन चाहिए, डिटेल आपके ध्यान नहीं देते हो, वहीं से आपको क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको याद होगा तो आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, नहीं तो नहीं किया होगा। मैंने बताया था 3 तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जीवों के बीच में। एक म्यूटेलिज्म, क्या होता है? म्यूटेलिज्म। अब अभी बहुतों को ये लग रहा होगा जल्दी से आंसर बताओ, वीडियो बंद करके मैं जाऊंगा। तो सुन लो एक बार भाई, कहीं और एग्जाम में आ जाए। म्यूटेलिज्म, इसमें क्या था? म्यूटेलिज्म में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। मतलब मान लो 2 लोग साथ में हैं, दोनों लोग एक दूसरे का खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, तो वही हुआ म्यूटेलिज्म, ठीक है। दूसरा था आपका कोमेंसलिज्म। क्या था? कोमेंसलिज्म, ठीक है, कोमेंसलिज्म। ये क्या हुआ? इसमें से एक जीव के साथ दूसरा अटैच्ड है, एक को फायदा हो रहा है पर दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, ना फायदा या ना नुकसान। यही आपसे पूछा गया था। दो जीवों के बीच परस्पर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे को न तो लाभ होता है न नुकसान होता है, तो ये कोमेंसलिज्म हो जाएगा। हिंदी में क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना इसको, ठीक है। और तीसरा होता है पैरासाइट, ठीक है, पारासाइट या पैरासाइटिक रिलेशन, ठीक है। तो पैरासाइटिक रिलेशन क्या हुआ? आप जानते हो, परजीवी इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? उसमें से एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। बस यही आपको कीवर्ड याद रखना था। म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे से दोनों को फायदा होता है, कोमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। यही मैंने बताया था कि बड़ा मछली जो है इसके साथ छोटा मछली रहता है, लेकिन बड़े मछली के कारण जो है छोटे मछली को तो खाना मिल जाता है, लेकिन बड़े मछली को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इनके बीच जो रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन, वो है कम्युनलिज्म का। और पैरासाइटिक आप जानते हो बहुत सारे पौधे होते हैं जो बिना जड़ के होते हैं और दूसरे वृक्षों पे वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस वृक्ष का बनाया हुआ खाना वो खा जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? जो होस्ट प्लांट है वो कमजोर होने लगता है, यानी होस्ट प्लांट को नुकसान है और जो पैरासाइटिक प्लांट है उसको फायदा है। तो ये 3 तरह के रिलेशन है। यहाँ आपका आंसर जो है वो कौन सा होगा? वो होगा कम्युनलिज्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और शायद इतना ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया था। लगभग आपका 81 क्वेश्चन हुआ। और एक और शायद मुझे याद आ रहा है, शायद यहाँ पे नहीं आ पाया है, ठीक है, टाइप नहीं हो पाया, ठीक है। वो क्वेश्चन था आपका इम्पैक्ट से, ठीक है, इम्पैक्ट। शायद ये क्वेश्चन था कि इम्पैक्ट जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, सॉरी उससे संबंधित कौन है। तो इम्पैक्ट इंडेक्स से संबंधित आपका माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेंट लेबर से ये संबंधित है, ठीक है। इम्पैक्ट इंडेक्स जो है यह जो इंटर स्टेट में माइग्रेशन होता है, आप जानते हो लेबर का माइग्रेशन इंटर स्टेट जो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये इंडेक्स है। और यही शायद आपके ऑप्शन में था, ठीक है, माइग्रेंट लेबर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे लगभग सारे क्वेश्चंस हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मुझे नहीं पता। 81-82 क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। 5 या 7 आपके मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन मोटा मोटा हम लोग का और कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस में से अगर देख लो आपने कितना किया है, उस बेसिस पे आप तय कर सकते हो आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, आप हर एग्जाम से पहले जो ये एक्टिव होते हो ना, 10 दिन पहले पढ़ लेते हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ जाएंगे, मैं कर लूँगा, अब कम से कम आपको वो रवैया छोड़ना होगा। आपको 6 मंथ से लेकर 8 महीने तक आपको अपने आप को पूरा झोंक देना है किसी भी एग्जाम में, तभी आप प्रिपेयर हो पाओगे। और डिटेल से पढ़ना है। आप क्या चाहते हो कि कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये यूट्यूब ने पूरा माहौल को खराब कर रखा है, किसको क्या पढ़ाने आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, पर हर कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाता है। और कोई आधा घंटा में 200 क्वेश्चन करा रहा है, कोई 1 घंटा में 500 क्वेश्चन करा रहा है, क्या करा रहा है मुझे नहीं पता, पर आप लोग को भी वही चाहिए और यही आपको एग्जाम में नुकसान भी देता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आप समय बदल चुका है, आपको थोड़ा सा सीरियस होके अच्छे से पढ़ना होगा और थोड़ा सा डिटेल पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर से दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस में मिलते हैं। मेरे पास सारा क्वेश्चन आ जाएगा तभी मैं एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। और उसमें भी देख लेना आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा मॉडरेट
टू टफ के बीच में था, इजी नहीं बोलूंगा, ठीक है, मॉडरेट से ऊपर था या मॉडरेट में रखूंगा मैं इसको, ठीक है। 70 टू 80 के बीच में जिसका स्कोर बन रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, मेरे नज़र में अभी तक। अगर क्वेश्चन कहीं पे आउट नहीं हुआ है और दलाल भी लोग बीच में नहीं घुसे हैं, तो फिर 70 टू 80 के बीच में अच्छा स्कोर मैं बोलूँगा अभी, जहाँ तक इनपुट मुझे मिल पाए, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।